सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ऑलरेडी ये चैप्टर में लाइव में एनसीईआरटी कवरेज बिल्कुल करवा चुकी हूँ, पूरा का पूरा बिल्कुल इन डेप्थ इन डिटेल करवा चुकी हूँ, डायग्राम्स का सेशन लगा चुकी हूँ और इसके समरी बॉक्स भी हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, अब हम यही चैप्टर हमारे हैंड रिटन नोट से कंप्लीट कर रहे थे ताकि जब इस चैप्टर का टेस्ट हो, जब इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाए, जब इस चैप्टर के पीवाईक्यूज करें, तब एक भी क्वेश्चन ना हो जो हम लोगों को नहीं आ रहा हो। क्लियर है इतना सब लोगों को? इसका जो रिकॉर्डिंग वाला सेशन एक ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 1, जिसमें हमने हैंड रिटन नोट्स कर लिए हैं, है ना। यहाँ हमने जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन तक कर लिया था, उसके आगे से मैं आज पढ़ाऊंगी और उसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम बचा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, फिर चाहे वो ये वाला चैप्टर हो, फिर चाहे जो पहले हम चैप्टर कर चुके हैं वो हो, जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन कर लिया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन किया है। ऐसे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ले रहे हैं बायोलॉजी में। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पे नया है या पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा है तो मेक श्योर करें कि प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लेना। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कि आप लोग उन्हें भी फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको कोई भी नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर के साथ साथ आप लोग बस समझेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, और जो भी नोट्स होंगे ये वाले सारे के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर है इतना सब लोगों को? समझ में आ ही रही होगी मेरी बात। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मैं आ जाऊं साइड में ताकि आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल विजिबल हो जाए। अब देखिए होता क्या है, ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने कल कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पढ़ लिया था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग वो वाला पार्ट देख लेना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले यूरिन फॉर्मेशन से कि भाई यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहले यूरिन बनेगा कैसे भाई? जब हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होगा। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, है ना। फिल्टर होगा, फिल्ट्रेट बनेगा, देन यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो वो फिल्टर करने के लिए हमारी किडनी के पास ब्लड होना चाहिए, ब्लड होगा तो फिल्टर होगा। वो ब्लड कहाँ से आता है किडनी के पास? हार्ट लेके आता है। ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, देन वो किडनी तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किडनी तक आएगा, देन उसका फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा जो हार्ट था उसने पहले किडनी से ब्लड लिया था। ठीक है, किडनी से वेन गई थी, वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, उसने हार्ट तक ब्लड पहुंचा दिया था। हार्ट ने उसको बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको पंप किया, फिर उसको लंग्स तक भेजा, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया, उन लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन हार्ट के जो है लेफ्ट आर्टरिया में भेजा, लेफ्ट आर्टरिया से वो गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा आया। उसके बाद हमारी रेनाल आर्टरी थी जिसने पूरा के पूरे ब्लड को, जो डोर्सल एओर्टा और रेनाल आर्टरी थी, उन्होंने ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया? हमारे किडनी वाले पोर्शन में पहुंचा दिया। क्लियर है इतना? अब देखो कि हार्ट ने तो हमारा 5 लीटर ब्लड पंप किया था, कितनी देर में? 1 मिनट में। लेकिन किडनी के पास कितना ब्लड आ रहा है 1 मिनट में? 1 लीटर या फिर 1.2 लीटर। मतलब हार्ट ने 5000 ml का ब्लड पंप किया था, 5 लीटर मतलब 5000 ml होता है। किडनी के पास उसका सिर्फ 1/5 पोर्शन आता है फिल्टर होने के लिए एक बार में। ठीक है, अब किडनी के पास कितना आया? अगर हार्ट ने 5000 ml का ब्लड पंप किया था तो किडनी के पास 1000 से 1200 ml के बीच का ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए। ध्यान रखना, ml में वैल्यू बड़ी होगी, लीटर में वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, अब इतना ब्लड मिल रहा है एक किडनी को, देख रहे हो ये पर किडनी आ रहा है। एक किडनी कितना कर रही है 1 मिनट में? 1000 से 1200 ml का ब्लड जो है फिल्टर करने का काम करती है। अब देखो जब तुम चाय बनाते हो तो फिल्टर कैसे करते हो? छन्नी होती है ऊपर, उसके ऊपर चाय डालते हो तो जो मटेरियल काम का नहीं होता है, लाइक चाय पत्ती और जो भी अदरक का जो छिलका वगैरह होगा, वो कैसे रह जाएगा? ऊपर रह जाएगा। और जो यूजफुल मटेरियल है, जो चाय है, वो किस में आ जाएगी? कप में आ जाएगी। क्लियर है इतना? तो जो चीज ऊपर रह रही है, जो बड़े पार्टिकल है, जो जिसकी जरूरत नहीं है, जो ऊपर रह जाएगी, उसे क्या कहते हैं? रिटेंटेड कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? रिटेंटेंट कहते हैं। क्लियर इतना? अब जो चीज नीचे आई, जो चीज हमारे काम की थी, उसे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो किडनी फिल्ट्रेशन करेगी, किडनी के पास भी छन्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था ग्लोमेरुलस। नहीं पता है तो अभी मैं इसी टॉपिक के बाद समझाऊंगी किस तरीके से किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। अभी इतना ध्यान रखो, इतना ब्लड आया तो उसमें से
125 ml जो है फिल्ट्रेट हमारी किडनी 1 मिनट में प्रोड्यूस करती है। 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस कर रही है? 125 ml प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। 1 मिनट में उतना प्रोड्यूस किया। अब देखो हमारी किडनी अगर 1 मिनट में 125 ml प्रोड्यूस करती है और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 घंटे में कितना कर रही है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? भाई इस 1 मिनट वाले को मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे को 1 दिन का बताओ, भाई 1 दिन में किडनी कितना फिल्टर करती है, फिल्ट्रेट कितना आ रहा है, कितना ब्लड फिल्टर करती है, वो नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। 1 दिन में किडनी कितना फिल्ट्रेट रिलीज कर रही है, तो 125 ml फिल्ट्रेट 1 मिनट में आ रहा है। 60 इंटू 125 फिल्ट्रेट जो है वो हमारा 1 घंटे में आ रहा है। अब उसको अगर मैं 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो उतना ml ऑफ फिल्ट्रेट किस में आएगा? 1 दिन में आएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर ml में क्यों वैल्यू है? क्योंकि 125 हमने ml में लिया है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी आपकी ml के अंदर। उसको तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आएगी आपकी लीटर के अंदर जो होगी हमारी 180 लीटर। इसको रट्टा मार के याद करने, 2 वैल्यू याद रखना, बिल्कुल रट्टा मार के, बाकी तुम सारा कैलकुलेशन से निकालोगे। याद क्या रखना है? 125 ml फिल्ट्रेट 1 मिनट में प्रोड्यूस होगा और 180 लीटर फिल्ट्रेट 1 दिन में प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? अब देखो पर मिनट का जब हमें पूछे फिल्ट्रेट तो 125 ml, पर हार का फिल्ट्रेट पूछे तो इसको हम यानी कि फिल्ट्रेट वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मान लो कि मैंने क्वेश्चन पूछा तुमसे कि 1 घंटे में किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर देगी, तो उस केस में तुम फिल्ट्रेट वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, जितना ब्लड हमने किडनी को फिल्टर करने के लिए दिया था वो लिखोगे। तो यहाँ पर तुम ये वैल्यू यूज करोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं 1 घंटे में कितना फिल्ट्रेट किडनी बना लेगी, तो वो इतना बना लेगी। समझ में आया? क्लियर है इतना सब लोगों को? आगे बढ़ू मैं। अब मान लो एक पूरे दिन हमारी किडनी एकदम जी जान लगा के काम करती है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, किडनी ने काम किया। अब जो 180 लीटर का फिल्ट्रेट किडनी ने प्रोड्यूस किया, अब क्या वो पूरा का पूरा 180 लीटर आपके यूरिन में निकल जाता है? सोचो, एक ह्यूमन क्या 180 लीटर की यूरिन रिलीज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो दी इतना सारा कैसे, ये वैल्यू इतनी बड़ी कैसे आ रही है? देखो 180 लीटर का हम परसेंटेज में ब्रेक डाउन करते हैं। 99% जो पार्ट होता है इस 180 लीटर का, 99% पार्ट वो बनने के बाद क्या होता है, वापस हमारी बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि अगर इतना पानी के फॉर्म में भी निकल गया तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी को भी तो पानी चाहिए, इसलिए 99% जो होगा वो वापस क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब जो 1% बचा वो 1% हमारे यूरिन के अंदर रिलीज हो जाता है। अब तुम खुद सोचो, आपको मैथ्स आती है? मैथ्स आती है ना? तो 1% ऑफ 180 लीटर निकालो, आपके पास 1.8 लीटर आंसर आएगा। इतने सिंपल मैथमेटिक्स सब लोगों को आती है, ठीक है। 1.8 लीटर आएगा, तो लगभग हम कहते हैं कि 1.5 लीटर से 1.8 लीटर यानी कि 1500 से 1800 ml में यूरिन जो है 1 दिन में प्रोड्यूस होती है। समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कोई हेल्दी इंडिविजुअल कितना यूरिन रिलीज कर रहा है लीटर में, बताओ। 1.5 लीटर टू 1.8 लीटर, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछे ml में बताओ तो 1500 टू 1800 ml। अब मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितना यूरिया रिलीज करता है कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल, तो तुम लोग क्या लिखोगे? कितना यूरिया पूछा है, सोच लो क्वेश्चन सुनो। यूरिन पूछे तो ये डेटा लिखना है, कितना यूरिया पूछे तो क्या लिखोगे? 25 से 30 ग्राम लिखोगे। बता दूं मैं आप लोगों को 25 टू 30 ग्राम लिखेंगे आप लोग। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यूरिन तो वो होता है जो वाटरी फॉर्म में रिलीज होता है। यूरिया उसके अंदर कुछ कंपोनेंट होता है, यूरिन के अंदर मिलने वाला एक कंपोनेंट होता है यूरिया। तो यूरिया ग्राम में हम लोग मेजर करते हैं, लीटर या फिर उसमें नहीं करते, ठीक है। ग्राम में कितना होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, कितना होता है ये बेसिकली 25 टू 30 एनसीईआरटी कहती है। आपको सेम डेटा याद रखना है, कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी क्या है उसको याद करना है। समझ गए? क्लियर है? अब हम देखेंगे कि भाई ये फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ कैसे। कुछ ना कुछ तो फिल्ट्रेशन हुआ होगा तब ये फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है? अब हम देखेंगे कि वो जो छन्नी हमने लगाई थी चाय को छानने के लिए, उस छन्नी में कितनी लेयर्स थी, ठीक है। किडनी के अंदर उसके अंदर कितनी लेयर्स बनी हुई है हम वो देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना सब लोगों को? आगे बढ़ू मैं। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर, सॉरी बोमांस कैप्सूल। उसके अंदर एक गुच्छे लाइक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। टफ टॉप कैपिलरी क्या होता है? ग्लोमेरुलस। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कप जैसा उसे क्या कहते हैं? बोमांस कैप्सूल। बोमांस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिला के क्या बनाते हैं? हमारा
मालफिजन बॉडी बनाते, ट्यूब्यूल्स नहीं बनाते, ठीक है। तो ये आपका जो ऐसा पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा बोमांस कैप्सूल। ये गुच्छे जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। अब देखो जो छन्नी बनेगी वो कैसे बनेगी, इस ग्लोमेरुलस के बिल्कुल एंड वाली लेयर, इस बोमांस कैप्सूल के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर, और इन दोनों के बीच में आपको एक लेयर मिलती है। तो ये टोटल 3 लेयर्स होती हैं जो हमारा ये क्या कहते हैं, पूरा छन्नी लाइक स्ट्रक्चर जो फिल्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम करती है। तो उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर वाली लेयर है, इसका मतलब एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलस की, एंडोथीलियम होती है अंदर वाली लेयर। बोमांस कैप्सूल की एपिथीलियम है, इसका मतलब बोमांस कैप्सूल की सबसे ऊपर वाली लेयर है। और बीच में क्या है, कुछ सब्सटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, बोमांस कैप्सूल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, यहाँ पे जो एपिथीलियम है, इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरीके का। इसे क्या कहते हैं हम, कि ये जो विसरल लेयर है यानी कि जो इनर वाली लेयर होती है, ये सिंपल स्क्वैमोस एपिथीलियम की बनी है। पहले तो ये डेटा याद रखना, किससे बनी है, सिंपल स्क्वैमोस एपिथीलियम की बनी होती है, ठीक है। क्लियर इतना सब लोगों को। अब ये जो लेयर है ये थोड़ा अपने अंदर चेंज करती है ना, अपने आपको थोड़ा मॉडिफाई करवाती है। मॉडिफाई करवाने के बाद क्या हो जाता है इनका, मॉडिफाई करवाने के बाद क्या हो जाता है, पोडोसाइट जो होते हैं, मॉडिफाइड करवाया, अब जो जब ये मॉडिफाई हो जाएंगे तो इनको हम लोग पोडोसाइट कहेंगे। अब पोडोसाइट जो होते हैं वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से बैठ जाते हैं। अब ये कौन सा तरीका है बैठने का, तो इनके जो सेल होते हैं वो इस तरीके से बैठ जाएंगे। दिख रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये लोग बैठ जाते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर छेद दिखेंगे, तो ये छेद होते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं इनको, जिससे तुम्हें पता है छन्नी के अंदर छेद होते हैं, वैसे इनके अंदर भी छेद होते हैं, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को। अब जो हमारा फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है, वो बनता है ग्लोमेरुलस की मदद से। तो जो रेट होती है फिल्ट्रेशन रेट, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये कौन सी रेट है, वही रेट है जो हमने अभी निकाली थी 125 ml पर मिनट में, ठीक है, या फिर 180 लीटर एक दिन में। यही होता है हमारा GFR। जनरल GFR पूछे तो तुम क्या कहोगे भाई, 125 ml पर मिनट में होता है, लेकिन पर डे का पूछे तो 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है, 180 लीटर पर डे होता है। समझ में आया सब लोगों को। अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय किडनी पर मिनट। किडनी एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, किडनी एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं GFR, ठीक है। GFR कम हो रहा है, इसका मतलब एक मिनट में किडनी जो है वो कम ब्लड को फिल्टर कर रही है, तो कम फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। GFR बढ़ रहा है, इसका मतलब किडनी जो है वो ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है। अब बताओ तुमको मैं दिन रात बिल्कुल बहुत ज्यादा काम करवा रही हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्या तुम थक नहीं जाओगे, क्या तुम डैमेज नहीं हो जाओगे काम कर करके। वैसे ही अगर किडनी का GFR बढ़ जाए, यानी कि किडनी से हम ज्यादा काम करवाएं, तो किडनी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब ज्यादा काम तुम लोग कब करोगे, जब मैं तुम्हें ज्यादा काम दूंगी। मैंने तुम्हें एक साथ बहुत सारे चैप्टर का टेस्ट दे दिया, तो तुम याद करोगे, तो तुम थक जाओगे, तुम डैमेज हो गए, ठीक है। तुमने याद ज्यादा कब किया, जब मैंने तुम्हें ज्यादा काम दिया। तो किडनी ज्यादा फिल्ट्रेट कब बनाएगी, जब उसके पास ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब GFR बढ़ जाएगा, जब GFR बढ़ेगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी। समझ में आया या नहीं सब लोगों को। GFR की वैल्यू याद है सबको, पता है, मैंने अभी इसी लेक्चर में 3 बार बताई है। उसके पहले कल वाले लेक्चर में और बताई थी, और उसके पहले जब मैंने NCERT पढ़ाई थी तब भी मैंने बहुत बार बताया, तो अब ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा गया है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा था ना मेरे साथ। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन हो गया, यानी कि हाई बीपी वाली कंडीशन है। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाई बीपी का मतलब क्या होता है और नॉर्मल बीपी की वैल्यू क्या होती है। नॉर्मल बीपी की क्या होती है, 120 होती है ओवर 80, 120 ओवर 80 होती है ना, जिसमें 120 का सिस्टोल और 80 का डायस्टोल होता है, पता है सबको, ठीक है। अब जो हमारा हाई बीपी यानी कि जब बीपी बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, वो 140 ओवर 90 के आसपास हो गया, जो कि किडनी को डैमेज कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, लीवर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ जाएगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो GFR है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखेंगे सब लोग, भाई ये जो हमने लेयर्स बताई थी, ये हर लेयर कोई ना कोई काम करती होगी। तो सबसे पहली लेयर का नाम होता है हमारे फेनेस्ट्रेलिड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, फेनेस्ट्रेलिड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सिर्फ देखो पूरा ब्लड आएगा,
इस पूरे ब्लड में से फिल्ट्रेट निकालना है तो सबसे पहले ये वाली लेयर आएगी, ये कहेगी कि ब्लड के सेल को रोक दो, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बड़े होते दिख रहे हैं, रोक दो, सिर्फ प्लाज्मा को भेजो, बाकी सब कुछ ऊपर रोक दो। ठीक है, इसने काम कर दिया अपना। अब आएगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसके पास क्या आया, इसके पास क्या आया छानने के लिए, सिर्फ प्लाज्मा आया, क्योंकि ब्लड सेल तो ऊपर रोक दिए गए थे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा आया छानने के लिए। तो अब ये कहेगी कि मेरे को भी किसी को रोकना, तो मैं क्या रोकूं, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन दिखा इसको, इसने क्या किया, प्लाज्मा में मिलने वाले लार्ज साइज प्रोटीन को रोक दिया, प्लाज्मा में मिलने वाले लार्ज साइज प्रोटीन को रोक दिया। क्लियर है इतना। अब प्लाज्मा में जो लार्ज साइज प्रोटीन मिलते थे उनको रोक दिया, तो अब हमने भेजा उसी जो ऐसा प्लाज्मा, अब हमने आगे वाली लेयर यानी कि स्लिट मेम्ब्रेन के पास भेजा, जिसके अंदर ना तो देखो, ध्यान से सुनो, स्लिट मेम्ब्रेन में हमने जो चीज फिल्टर करने के लिए भेजी है वो क्या है, वो हमारा ऐसा प्लाज्मा है जिसके अंदर लार्ज साइज प्रोटीन नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारा ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ब्लड कॉर्पस्कल और लार्ज साइज प्रोटीन नहीं है। समझ में आया सब लोगों को, क्लियर है एवरीबॉडी। अब देखो, जो स्लिट मेम्ब्रेन होती है इसके पास एक ऐसा प्लाज्मा है जिसके पास लार्ज साइज प्रोटीन तो है ही नहीं। अब इसको भी कुछ फिल्ट्रेट निकालना है, तो ये कहेगा कि मेरे को प्रोटीन तो दिख रहे हैं लार्ज, नहीं तो क्या हुआ, मैं तो स्मॉल साइज प्रोटीन को भी रोक दूंगा, ये मुझे भी कुछ फिल्ट्रेशन करना है। तो इसने क्या किया, स्मॉल साइज प्रोटीन को रोक दिया। ठीक है, अब जो हमारा फिल्ट्रेट बनेगा, अब इस फिल्ट्रेट में क्या है, इस फिल्ट्रेट में हमने भेजा था ब्लड, लेकिन फिल्ट्रेट बन के निकला क्या है, उसमें से ब्लड कॉर्पस्कल निकल गए, उसमें से लार्ज साइज प्रोटीन निकल गए, स्मॉल साइज प्रोटीन निकल गए, तो फिल्ट्रेट में बचा क्या, फिल्ट्रेट में एक ऐसा प्लाज्मा बचा है हमारे पास जिसके अंदर प्रोटीन ही नहीं है, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ प्रोटीन हम लोग निकाल चुके हैं, पहला बेसमेंट मेम्ब्रेन में निकाला, दूसरा स्लिट मेम्ब्रेन में निकाला। तो फिल्ट्रेट क्या होता है, बेसिकली ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन नहीं हो, तो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। प्लाज्मा में से पूरा प्रोटीन निकाल दो तो फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में बचा क्या, दी हमने प्रोटीन निकाल दिए, ब्लड से हमने ब्लड कॉर्पस्कल निकाल लिए, तो ये फिल्ट्रेट में एक्चुअली है क्या, बचा क्या, तो फिल्ट्रेट में बचे हमारे ईडब्ल्यू लैग। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी, अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई है, ये वाला चैप्टर आप लोग को याद करने के लिए बहुत सारी स्टोरी से समझाया है, आप लोग देखोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में है क्या, हमारे पास लैक्टिक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है, वाटर और अमीनो एसिड है। अब दी आपके ट्रिक से कैसे मैच कर रहा है, हमने तो ट्रिक देखी नहीं, हमने तो एनसीईआरटी नहीं देख रखी है ना, तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, एक सेकंड रुकना। ओके जी, ओह नो, एक सेकंड रुका, हाँ अब ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ईडब्ल्यू लैग। ठीक है, इसको तुम याद रखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई प्लाज्मा के अंदर अब बचा क्या है। तो ईडब्ल्यू लैग में से जो मेरा ई है उसका मतलब क्या होता है, ईडब्ल्यू लैग में से ई का मतलब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब होता है हमारा वाटर, है ना, और एल का मतलब क्या होता है हमारा लैक्टिक एसिड। एक सेकंड रुको, मैं छोटी हूँ तब यहाँ पर एरो बनेगा। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है हमारा, उप्स, समझ लेना तुम लोग। ठीक है, तो जो ई है वो इलेक्ट्रोलाइट है, डब्ल्यू है वो वाटर है, एल है जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ए है हमारा अमीनो एसिड, और जी जो है हमारा क्या है, ग्लूकोज है। समझ में आया सब लोगों को, क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, नोट्स थोड़े साफ कर दूं, आप लोगों को समझ आएगा जब आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, एल से लैक्टिक एसिड समझ में आ जाएगा, और ए से अमीनो एसिड समझ आ जाएगा, और जी से ग्लूकोज समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूं, आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये फिल्ट्रेट आ गया, अब ये 180 लीटर एक दिन में बन गया है, लेकिन यूरिन कितना निकालना है हमको, सिर्फ 1.5 से 1.8 लीटर, उतना ही यूरिन रिलीज होना चाहिए, तो बाकी 99% का क्या करोगे, उसका पूरे को रीअब्जॉर्ब करवाना है। रीअब्जॉर्ब कैसे करेगी, किडनी, किडनी के पास होते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुकी हूँ इससे पहले वाले पार्ट में, किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे पीसीटी के बारे में। देखिए पीसीटी को ध्यान से, पीसीटी एक ट्यूब्यूल होता है जो कि 10 जो है बिल्कुल एकदम बोमांस कैप्सूल के
जस्ट नीचे आता है, ठीक है। पीसीटी है। अब पीसीटी बना हुआ किससे है? पीसीटी के पास होते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ध्यान रखना जो भी हमारे डक्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल होते हैं जैसे कि पीसीटी, डीसीटी, सब क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। लेकिन पीसीटी एक अकेला ऐसा है जो बना होगा हमारे ब्रश बॉर्डर वाले क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो दी इसको एकदम यूं क्यों दिया गया है इतना एडवांटेज कि इसके अंदर ब्रश बॉर्डर लगाए गए हैं? ब्रश बॉर्डर इसमें इसलिए लगाए क्योंकि देखो, अगर कोई कंडीशन है कि जहाँ कोई पेशेंट है या कोई इंसान है जो बहुत कम पानी पी रहा है, तो उसके केस में बॉडी को वाटर को रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग पीसीटी को कहते हैं कि भाई तू थोड़ा ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेना। तो जब पीसीटी को ज्यादा रीअब्सॉर्ब करना होता है तो वो ब्रश बॉर्डर का यूज करता है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर के होने की वजह से पीसीटी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कर सकता है। समझ में आया सब लोगों को? अब दी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन मतलब कितना रीअब्सॉर्प्शन, लगभग एक आइडिया तो दो कि इतने से इतने परसेंट। तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन कौन करवाता है? हमारा पीसीटी करवाता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब देखो, तो देखो पीसीटी के अंदर हो क्या रहा था, हमारे जो ग्लूकोज है, हमारा जो सोडियम है और अमीनो एसिड है, इनका क्या हो रहा था? रीअब्सॉर्प्शन एक्टिव फॉर्म में हो रहा था, एक्टिवली ये रीअब्सॉर्ब हो रहे थे। इसका मतलब एटीपी का यूज किया जा रहा था। क्लियर है इतना? अब क्या हुआ, हमारे यूरिया है, यूरिया का भी रीअब्सॉर्प्शन करवाना था, तो इसका हमने पैसिवली रीअब्सॉर्प्शन करवा दिया। इसका मतलब एटीपी का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी कैसे होता है? पैसिवली होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जिसे हम कहते हैं, K+ यानी कि पोटेशियम आयन हम जिसे कहते हैं, उनका भी रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है, ठीक है। पीसीटी के बाद कौन सा लिम्ब आता है? हमारा लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले की मैं बात करूं तो यूरिन जो होता है वो कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना इसका काम होता है, ठीक है। जितना लंबा लूप ऑफ हेनले यूरिन उतना ज्यादा कंसेंट्रेटेड, जितना छोटा लूप ऑफ हेनले यूरिन हमारा उतना ही डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो है वो मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। अब किसी ने मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसे पता होगा मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले के कौन सी लिम्ब के अंदर हो रहा है? असेंडिंग लिम्ब के अंदर होता है, ठीक है। समझ में आया? आगे देखेंगे। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, एक होता है हमारा असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो ये जो हमारा डिसेंडिंग वाला लिम्ब है ये वाटर के परमिएबल है, यानी कि ये पानी को आने जाने देगा, लेकिन सॉल्ट से इनपरमिएबल है, यानी कि सॉल्ट का आना जाना बंद कर देगा। समझ आया सब लोगों को? अब पानी को आने जाने दे रहा है, सॉल्ट को आने जाने नहीं दे रहा है, इसकी वजह से कैसे कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट बनता है, ये मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर का जो डायग्राम और समरी वाला सेशन लिया था उसमें बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम को समझाया था। वो वीडियो आप लोग मस्ट देखना ताकि आप लोगों को बिल्कुल चीजें समझ में आए, ठीक है। अब जो पानी से परमिएबल है, तो क्यों है ये पानी से परमिएबल? क्योंकि इसके पास वाटर चैनल दिए हैं भगवान ने, क्योंकि इसके पास वाटर चैनल है तो ये वाटर से परमिएबल है, और सॉल्ट के कोई चैनल नहीं तो सॉल्ट से इम्परमिएबल है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो सॉल्ट के परमिएबल होता है और वाटर से इनपरमिएबल होता है। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है या नहीं सब लोगों को, है ना? अब बात करें हम लोग डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की, तो ये दोनों ऐसे प्राणी हैं जो कहते हैं कि हम तब काम करेंगे जब हमें रिश्वत दोगे, ठीक है। स्टोरी याद है सब लोगों को? सब लोगों ने मेरे साथ ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो स्टोरी पता होगी, ठीक है। तो जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है ये ऐसे लोग हैं जो तभी काम करेंगे, तभी रीअब्सॉर्प्शन करेंगे जब इनको रिश्वत दी जाएगी। इनके पास गए हम कि भाई जो हमारा पेशेंट है वो तो बहुत कम पानी पी रहा है, तो तुम एक काम करो ना, थोड़ा तुम भी रीअब्सॉर्ब कर लो, हमारे लूप ऑफ हेनले और पीसीटी तो कर ही रहे, थोड़ा सा तुम भी रीअब्सॉर्ब कर लो तो हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए वो मिल जाएगा। अब इन लोगों ने नखरे दिखाए, इन दोनों ने कहा हम तब रीअब्सॉर्प्शन करेंगे जब तुम एक मेरी कंडीशन को पूरा करोगे। हमने पूछा भी कौन सी कंडीशन पूरी करनी है? उन्होंने बोला मुझे रिश्वत के रूप में तुम एडीएच और एल्डोस्टेरोन ला के दोगे। एडीएच का मतलब क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन भी एक काइंड ऑफ हार्मोन है। ये दोनों उन्होंने बोला कि तुम मेरे को लाके दोगे तब मैं एक्स्ट्रा रीअब्सॉर्प्शन कर दूंगा, वरना मैं काम नहीं कर रहा। तो हमने बोला यार ये तो हमें नहीं मिल रहे, पहले तो हमने ये बोला कि ये तो हमें नहीं मिल रहे। फिर हम गए पीसीटी के पास, पीसीटी को बोला यार तुम ही थोड़ा ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कर लो ना। उसने बोला हाँ मेरे पास तो ब्रश बॉर्डर है मैं तो कर दूंगा, तो उसने रीअब्सॉर्प्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन उस उतने रीअब्सॉर्प्शन से बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो हमें डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को काम कराना जरूरी हो गया। अब इनको काम कराएंगे तो ये तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन के बिना काम नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या गए किया, हम गए हमारे हाइपोथैलेमस के पास। उसको हमने बोला कि यार हाइपोथैलेमस तुम एडीएच बनाते हो ना, मैंने सुना तुम एडीएच बनाते हो, तो थोड़ा रिलीज कर दो ताकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट काम करना शुरू करे। हाइपोथैलेमस ने कहा कि मैं एडीएच बनाता हूँ,
लेकिन बनाने के बाद मेरे पास नहीं रखता बल्कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टोर करने के लिए भेज दे देता हूँ, तो आप लोग उसके पास जाइए, वो आपको रिलीज करके देगा। फिर हम गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने कहा हाँ ठीक है, मेरे पास तो है, मैं सीक्रेट कर देता हूँ। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएस सीक्रेट कर दिया। और एल्डोस्टेरोन कौन सीक्रेट करेगा हमारा? एडीएस तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो गया। एल्डोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। याद है सब लोगों को, बताया था मैंने, ठीक है। बाकी एड्रीनल कॉर्टेक्स वगैरह क्या होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन कहाँ से आए, कैसे आए, समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, इनके आते ही हमारे डीसीटी ने काम करना शुरू किया। डीसीटी ने हमारे Na+ और वाटर का क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं आते तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, समझ में आया। कलेक्टिंग डक्ट ने भी सेम टू सेम हरकत की। इन्होंने क्या किया, इसने बोला मेरे को तुम एडीएच लाके दो तब मैं काम करूंगा। जैसे ही एडीएच मिला इसको, इसने अपना फैकल्टेटिव या कंडीशनल नीड पूरी हुई इसकी, इसने सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया। अब कलेक्टिंग डक्ट बहुत अच्छा भी निकला, इसने वाटर का जब इसको रीअब्जॉर्प्शन बोला तो इसने लार्ज अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन कर दिया। समझ में आया सब लोगों को। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जो कि लास्ट पार्ट होगा, जहां से हम ये काउंटर करंट मैकेनिज्म और किडनी फंक्शनिंग और जितना भी बाकी है ना, ये जो डायलिसिस वगैरह चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मिक्सचुरेशन पढ़ेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, बिल्कुल ये सब कुछ मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। कोई भी बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो करना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, है ना, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।